तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का एकीकरण होने वाला है? क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान का गुलाम बनाकर ही दम लेंगे? फिलहाल ये सवाल आपको अतिशयोक्ति भले लगे, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के फैसले तो कुछ ऐसी ही इशारे कर रहे हैं। सबसे नया फैसला ढाका यूनिवर्सिटी ने लिया है, जहां पाकिस्तानी छात्रों की नो एंट्री थी, लेकिन अब ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी छात्रों पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। यह फैसला दोनों देशों के बीच रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पाकिस्तान पर बांग्लादेश की सरकार इतनी मेहरबान है कि ढाका यूनिवर्सिटी में न सिर्फ पाकिस्तानी छात्र पढ़ने आएंगे, बल्कि बांग्लादेशी छात्र भी पाकिस्तान जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। अब वो पढ़ाई दहशतगर्दी की होगी या फिर कुछ और, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद आई है। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का राज है। कहा तो ये भी जाता है कि यूनुस तो नाम की सरकार चला रहे हैं, फैसले तो कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी ही ले रही है। यही वजह है कि यूनुस जमात के लोगों को खुश करने के लिए न सिर्फ ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, बल्कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पहली बार पाकिस्तान का कोई कार्गो शिप बांग्लादेश पहुंचा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच समुद्री रिश्ते कायम होने की पहली मिसाल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के समुद्री रिश्ते की कहानी से पहले आपको ढाका यूनिवर्सिटी का यू टर्न दिखाते हैं, जहां शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तानियों का प्रवेश मना था, लेकिन अब यहां पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बेरोक टोक पढ़ सकेंगे। बांग्लादेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानी छात्रों के दाखिले पर लगी पाबंदी हटा ली है। यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर साइमा हक बिदिशा ने इस फैसले की जानकारी दी। उनके मुताबिक 13 नवंबर को यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग में वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद खान की अगुवाई में यह फैसला लिया गया है। यह फैसला पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच बढ़ती करीबी का सबसे नया उदाहरण है। नए फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी छात्र ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे और बांग्लादेशी छात्र भी पाकिस्तान पढ़ने जा सकेंगे। ढाका यूनिवर्सिटी के मुताबिक एक वक्त था जब दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से कट चुके थे, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों को बहाल करने के लिए पाकिस्तान पर लगा प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी ने बांग्लादेश के इतिहास में बहुत अहम भूमिका निभाई है। यह यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की हुकूमतों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र रही है। इसी साल जुलाई और अगस्त में वो ढाका यूनिवर्सिटी का ही कैंपस था जहां शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलगी, जो बाद में पूरे देश में फैल गई। पहली बार ये यूनिवर्सिटी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बिंदु तब बनी जब 1971 में यहाँ के छात्रों और शिक्षकों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी। बांग्लादेश में दमन के दौरान पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को ढाका यूनिवर्सिटी से ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया और कई शिक्षकों और छात्रों की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार का दौर शुरू हुआ। ऐसे में शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश में नरसंहार के लिए पाकिस्तान की जवाबदेही तय करने की मांग उठी, लेकिन ना तो पाकिस्तानी हुकूमत और ना ही उसकी सेना ने नरसंहार की जिम्मेदारी ली और ना ही इसके लिए माफी मांगी। ऐसे में दिसंबर 2015 में ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानियों को बैन कर दिया गया, लेकिन अब यूनुस सरकार में इस पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। ढाका यूनिवर्सिटी ने जिस दिन पाकिस्तान से प्रतिबंध हटाया, उसी दिन बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार यहां के समंदर में कोई पाकिस्तानी कार्गो शिप दाखिल हुआ। 1971 में बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी के बाद दोनों देशों में कभी मैरिटाइम यानी समुद्री रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन 53 सालों में यह पहली बार हुआ है जब कराची से चलकर कोई जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंचा। यानी यूनुस सरकार में पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश में समुद्री रिश्ता कायम हुआ है, जिसे भारत विरोधी फैसला माना जा रहा है। बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह भारत के मिजोरम बॉर्डर से सिर्फ 75 किलोमीटर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 225 किलोमीटर दूर है। अतीत में चटगांव पोर्ट पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी संगठन उल्फा और NSCN का अड्डा रहा है। यहीं से ये संगठन भर भर कर घातक हथियारों की तस्करी करते थे। एक बार तो चटगांव पोर्ट पर बड़ी मात्रा में 1500 बक्सों में बंद मेड इन चाइना गोला बारूद भी मिला था, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। तब पता चला था कि ये बारूदी खेप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उल्फा के लिए भेजी थी।
जिस पर शेख हसीना सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर भारत से दोस्ती निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्लादेश में पाकिस्तान तक समुद्री मार्ग खोलने की मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन शेख हसीना ने ऐसा होने नहीं दिया। अब पाकिस्तानी जहाजों के लिए चटगांव बंदरगाह का खुलना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी पूर्वोत्तर भारत में परेशानी खड़ी करने में चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ रिश्ते को नया आयाम देने में जुटी हुई है, जो बांग्लादेश की विदेश नीति में अहम बदलाव का संकेत है। दोनों देशों के बीच समुद्री रिश्ते कायम होने के बाद भारत सरकार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग बहुआयामी है और इसे किसी एक एजेंडे तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ढाका में सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज (CGS) के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारे व्यापार और आर्थिक संबंध, हमारी परिवहन और ऊर्जा कनेक्टिविटी और हमारे लोगों के बीच आपसी संपर्क ने उथल-पुथल भरे बदलावों के बावजूद सकारात्मक गति बनाए रखी है। भारतीय उच्चायुक्त ने यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करता रहेगा। हम एक ऐसा रिश्ता कायम रखेंगे जिसमें दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और वैश्विक स्तर पर भी 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सच ये भी है कि भारत ने एक दशक से अधिक समय से बांग्लादेश से सभी सामानों को अपने देश में बिना शुल्क पहुंचने दिया है, जिससे बांग्लादेश से भारत में अधिक निर्यात संभव हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद बांग्लादेश की यूनुस सरकार एक खतरनाक गेम खेल रही है। जब से शेख हसीना सरकार की विदाई हुई है और अंतरिम सरकार ने सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से ही ढाका ने इस्लामाबाद के करीब जाने की हर वो कोशिश की है जो भारत के खिलाफ मानी जा सकती है। जिस ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से पाबंदी हटाई है, वहीं के प्रोफेसर शहीदुज्जमा ने भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान से परमाणु संधि की वकालत की है। यूनुस सरकार के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब ढाका में पाकिस्तान के पैरोकार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। आतंकवाद के सबसे बड़े निर्यातक पाकिस्तान के साथ पिछले 10 साल से भारत की जीरो एंगेजमेंट की नीति रही है। ऐसे में दक्षिण एशियाई देशों का संगठन सार्क की गतिविधि भी ठप है, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर यूनुस ने सार्क को दोबारा जिंदा करने की वकालत की है। शहबाज सरकार तो यूनुस की अंतरिम सरकार पर इस कदर फिदा है कि सितंबर में उसने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए बिना वीजा फीस अदा किए ही पाकिस्तान की यात्रा की इजाजत दे दी। जवाब में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोले बारूद खरीदने की घोषणा की, जिसमें 40,000 गोले, 40 टन RDX और 2,900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना की विदाई के साथ ही ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ अचानक सक्रिय हो गए। अंतरिम सरकार से उनका मिलना जुलना हद से ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधा हवाई संपर्क भी कायम करने की कोशिश शुरू कर दी है। 18 नवंबर को बंगाल की खाड़ी संवाद 2024 में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मारूफ ने बांग्लादेश से ज्यादा व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी करीबी क्यों बढ़ रही है? एक तरफ हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दूसरी तरफ पाकिस्तान से बेइंतहा नजदीकी। क्या ये किसी सेक्युलर रहे बांग्लादेश के पाकिस्तानीकरण की गवाही है? इन सवालों पर विदेश मामलों के जानकार दीपक वोहरा क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। टोटली जो इसकी विदेश नीति है इस समय ये बन रही है इन वॉशिंगटन। अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने इसको कहा है कि अपने संबंध ठीक करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें तुम दोनों के बीच में अगर कोई तनाव हो, हमें उस पर ध्यान देना पड़े, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस समय चीन पर है। हम चीन पर काबू रखना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इस्लाम का नाम लेके तो हम दुनिया भर में जो इस्लामिक देश हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनसे हमको मदद मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था तो बिल्कुल नष्ट हो गई है। वो मदद चाहते हैं, सोचते हैं ये देश देंगे, उनमें से एक नहीं देगा। बांग्लादेश बहुत जल्दी समझेगा कि इस्लामिक कार्ड खेलना उसके लिए खतरे से खाली नहीं बल्कि बहुत खतरनाक है। बंगाल के जो लोग हैं, चाहे बांग्लादेश के हों,
30 करोड़ हैं उस तरफ और हमारी तरफ मिला के जो लोग हैं वहाँ के लोग, पहले वो बंगाली हैं, बहुत खुश हैं, फिर वो बांग्लादेशी हैं और शायद उसके बाद वो मुस्लिम हैं। तो पाकिस्तान को बहुत जल्दी समझना है, एक बार तमाचा खा चुका है, दोबारा तमाचा पड़ेगा। बांग्लादेश की कट्टर जमात के दिमाग में हिंदुओं के लिए नफरत इस कदर हावी है कि उन्हें बांग्लादेशी छात्रों का भविष्य संवारने वाले टीचर भी फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। आलम यह है कि चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। सबसे नया मामला शहीद स्मृति कॉलेज का है, जहां हिंदू प्रिंसिपल दुर्लभानंद बरई, फिजिक्स टीचर बिमल पांडे और एक और टीचर लिटन दास से जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के मुताबिक बांग्लादेश की सेना और पुलिस की मौजूदगी में तीनों से इस्तीफा लिया गया और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया गया। इससे पहले भी बांग्लादेश के कई हिंदू शिक्षकों से इस्तीफे लिए जा चुके हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार घुटने टेक चुकी है, तभी तो अल्पसंख्यकों की हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आप मेरे बगल में जिस लड़के की तस्वीर देख रहे हैं, उसका नाम हृदय रविदास था। वो बांग्लादेश के करीमगंज में रहता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे बांग्लादेश की सेना ने हिरासत में लेकर मार डाला। कुछ लोग हृदय की हत्या के लिए कट्टरपंथी जमात को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हृदय रविदास एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था, जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और उसे अगवा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने पहले उसे बुरी तरह से मारा पीटा और फिर सेना के हवाले कर दिया। उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान हृदय रविदास ने दम तोड़ दिया। मोहम्मद यूनुस चाहे लाख सफाई दें, लेकिन सच यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें अंतरिम सरकार को अपने इशारे पर नचा रही हैं, जिसकी तस्दीक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कुछ लोग और समूह सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग और समूह गैर सांप्रदायिक, समान और अधिकार आधारित बांग्लादेश के लक्ष्य में सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। बढ़ती हिंसा की वजह से धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक विविधता पर खतरा पैदा हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के छात्रों ने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनमें सहिष्णुता की भारी कमी है। इस रिपोर्ट में मीडिया पर हमले को प्रेस की आज़ादी के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। बांग्लादेश का मौजूदा सच इस रिपोर्ट से ज्यादा डरावना है। ऐसे में अभी तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही यूनुस सरकार पर आंखें टेढ़ी कर रही हैं। अब बारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है, जो चुनाव जीतने से पहले ही बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न की आलोचना कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जिस इस्कॉन मंदिर और उसके पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसी इस्कॉन मंदिर की अनुयायी तुलसी गबार्ड को अमेरिका में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है। ऐसे में ट्रंप के सत्ता संभालते ही यूनुस की मुश्किल भी बढ़ सकती है। क्योंकि ट्रंप और यूनुस के आपसी रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए तो यूनुस ने इसे अमेरिका का सूर्य ग्रहण और काला दिन बताया था। यूनुस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और क्लिंटन फैमिली के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में 20 जनवरी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और खासकर यूनुस की मुसीबत बढ़नी तय है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ढाका यूनिवर्सिटी के उस विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी ट्रंप के पास पहुंच चुकी है। जहां गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में अमेरिका और इजरायली झंडे को डोरमैट बना दिया गया। मोहम्मद यूनुस की छवि एक कुशल अर्थशास्त्री की रही है, लेकिन अब उनकी छवि पर एक अयोग्य शासक का धब्बा लग चुका है। ऐसे में यूनुस को कट्टरपंथियों और पाकिस्तान के जाल में फंसने से अब भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें बांग्लादेश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इस पर ध्यान देंगे। लग तो ऐसा रहा है कि वो कट्टरपंथियों और पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके हैं। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया ने एक अच्छी खबर भी दी है। इसके मुताबिक अगले महीने ढाका में बांग्लादेश और भारत के विदेश सचिवों की मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये शेख हसीना सरकार की विदाई के बाद दोनों देशों की पहली हाई लेवल ऑफिशियल मीटिंग होगी। अब खबर भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई।
पीएम मोदी की कूटनीति का असर अब भारत चीन के रिश्तों पर भी दिख रहा है। चीन से भारत के संबंध सुधरते जा रहे हैं। पहले लद्दाख से चीन ने सैनिक पीछे हटा लिए, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बन सकती है। G20 के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सुरक्षा, कारोबार से जुड़े मुद्दों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी चर्चा हुई, जिसमें भारत की तरफ से यात्रा मार्ग खोलने के लिए कहा गया, जिसमें चीन से भरोसा जताया गया कि वो इस बारे में जल्द फैसला ले सकता है। यानी सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में शिव भक्तों के लिए चीन से अच्छी खबर आ सकती है। अब कैलाश मानसरोवर में फिर गूंजेंगे भोलेनाथ के जयकारे। अब प्रभु शिव के दरबार में फिर से भक्त लगाएंगे हाजिरी। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का द्वार फिर से खुलने वाला है। भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघल रही है, जिसका सीधा फायदा शिव भक्तों को होने वाला है। G20 के दौरान भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हुई, उसमें सबसे खास था कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी देने का मुद्दा। एस जयशंकर और वांग यी के बीच मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई और फिर जब दोनों मीडिया के कैमरों के सामने आए तो गर्मजोशी बता रही थी कि भारत चीन के रिश्तों में एक और नया चैप्टर जुड़ने वाला है। दोनों देश रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़े हैं। External Affairs Minister did flag this as one of the issues to discuss, but when the institutional mechanisms start meeting, I'm sure a number of these issues will be taken up in those meetings. अब इसे पीएम मोदी की कूटनीति का असर ही कहा जाएगा कि जब चीन से भारत के रिश्ते न सिर्फ सुधर रहे हैं बल्कि सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में यह दूसरा मौका है जब चीन भारत की मांग को मान रहा है। एक तरफ लद्दाख से सैनिकों को पीछे हटाया, दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर रूट को शिव भक्तों को खोलने के लिए तैयार होता दिख रहा है। साल 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी, अब शिव भक्तों को बड़ी उम्मीद जगी है। There is no question कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरा मानना है कि असली चाणक्य की संतान है, कूटनीति में बहुत माहिर है। डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि चीन के साथ जो समझौता हुआ है वो उसका आधार है पेशेंस एंड परसिवियरेंस हमारी डिप्लोमेसी में, यानी हमने बहुत संयम के साथ हल्के हल्के कदम आगे लिए हैं और अंत में जो हमने देखा है वहां पर 4 साल के बाद चीन समझ गया है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ब्राजील की राजधानी रियो में जब G20 के सदस्य देश मिले तो भारत चीन के रिश्तों को लेकर भी सबकी नजर थी। भारत और चीन के विदेश मंत्री में खुलकर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बात हुई। उस बातचीत में जो मुख्य मुद्दे थे वो समझिए। पहला मुद्दा, कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट फिर से खोले जाने पर चर्चा। दूसरा मुद्दा, सीमा पर नदियों पर डेटा शेयर करने को लेकर बातचीत। तीसरा मुद्दा, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने को लेकर चर्चा। चौथा मुद्दा, सरहदी इलाकों में शांति और सौहार्द कायम रखने को लेकर बातचीत। इसके अलावा पांचवा मुद्दा था दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते बढ़ाने पर सहमति। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर्स डिप्लोमेसी बहुत इफेक्टिव रही है और हमने चीन को एक हद तक, अगर मैं सही कहूं, न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसके पास कोई चारा नहीं था दोस्ती हमारे साथ करता, क्योंकि वो भी दुनिया को बताना चाहता है कि मैं एक तरह से इस तरह का मैं बुली नहीं हूं, मैं भी रीजनेबल चीजें कर सकता हूं। लेकिन इसमें सबकी नजर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर थी। इसे लेकर भारत को उम्मीद है कि चीन जल्द ही इससे जुड़ा बड़ा फैसला ले सकता है, जो शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 5 साल से बंद है। इस दौरान भारत चीन के रिश्तों में कई दफा कड़वाहट खुली थी। हालांकि कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड की वजह से रोकी गई थी।
लेकिन रिश्तों में आए तनाव की वजह से फिर शुरू नहीं हो पाई। लेकिन G20 के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत के बाद उम्मीद जगी है। मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें भारत की तरफ से कहा गया, भारत और चीन के बीच मतभेद और समानताएं दोनों हैं। हमने ब्रिक्स और SCO ढांचे में रचनात्मक रूप से काम किया है। G20 में भी हमारा सहयोग स्पष्ट रहा है। जबकि चीन के विदेश मंत्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, भारत चीन संबंध का विश्व राजनीति में विशेष महत्व है। हमारे नेता आगे बढ़ने के रास्ते पर कजान में सहमत हुए थे। अब यह जरूरी है कि दोनों देशों का फोकस संबंधों को स्थिर करने, मतभेदों को प्रतिबंधित करने और अगले कदम उठाने पर होना चाहिए। यानी चीन और भारत दोनों देश सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे LAC पर भी हालात सामान्य हो रहे हैं। और अब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने को लेकर चीन का फैसला संबंधों को मजबूत करने में बड़ा कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन की तरफ से संकेत दिया गया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम पड़ाव साबित होगा, क्योंकि 5 साल बाद मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का संकेत ये बता रहा है कि जिनपिंग सरकार भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है, जबकि भारत भी कारोबारी रिश्ते आगे बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। लेकिन कूटनीति और कारोबारी रिश्ते के बिना शिव के आशीर्वाद मुमकिन नहीं है, और चीन भी कैलाश मानसरोवर मार्ग खोलकर इस अवसर को खोना नहीं चाहता है। पहले रियो में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, अब लाओस में भारत चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच 50 मिनट लंबी बातचीत। ये संकेत है कि भारत चीन के रिश्ते तेजी से सुधर रहे हैं। न सिर्फ सुधर रहे हैं, बल्कि आपसी सहयोग के लिए मजबूत भी हो रहे हैं, जिसमें सुरक्षा, कारोबार से भी जुड़े मुद्दे हैं। साथ ही शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर भी है, शुभ समाचार है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। हाई लेवल मीटिंग में कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखी। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक की जाती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न माना जाता है। तिब्बत में मौजूद मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लिपुलेख दर्रे से शुरू होती है। जून में शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा की तैयारी जनवरी से ही होने लगती है। इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील में स्नान करते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन है और करीब 14 से 21 दिनों में पूरी होती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछले 5 साल से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है लिपुलेख दर्रा मार्ग, जो उत्तराखंड से शुरू होकर तिब्बत में जाता है। दूसरा नाथुला दर्रा मार्ग, जो सिक्किम से होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। और तीसरा है शिगात्से मार्ग। यह रास्ता तिब्बत के शिगात्से शहर से शुरू होता है और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। तीनों ही मार्ग से यात्रा के लिए चीन की मंजूरी जरूरी है, जिसके लिए चीनी पर्यटक का वीजा लेना जरूरी होता है। साथ ही यात्रा के लिए चीन की शर्तें मानना अनिवार्य होती हैं। अब भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, तो मानसरोवर मार्ग भी खुल सकता है। इसके लिए चीन से वार्ता एक कदम और आगे बढ़ी है। आगे क्या होता है ये देखना है। हम लोग चीन पे भरोसा तो नहीं कर सकते। अब कहते हैं कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, पर चीन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। येट द फैक्ट कि वो पीछे हट गए हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत इसके मायने हैं, और मेरा ख्याल इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाता है। दरअसल कोरोना की वजह से यात्रा बंद हो गई थी। फिर गलवान झड़प के बाद से रिश्ते खराब हुए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा खोलने पर चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि चीन ने तीर्थयात्रियों को यात्रा की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस बीच चीन ने यात्रा फीस भी काफी बढ़ा दी थी और नियम भी सख्त कर दिए गए थे। हालांकि चीन की इस चालबाजी से उसे काफी नुकसान भी हुआ था, क्योंकि पर्यटन से आने वाला एक बड़ा हिस्सा मिलना बंद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
कैलाश पर्वत कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन आज वो चीन के कब्जे में है, जिस वजह से चीन की मंजूरी के बिना दर्शन करना संभव नहीं है। अब वहां पहुंचने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना होता है। चीनी सैनिकों की चेकिंग और सुरक्षा प्रक्रिया के कड़े नियमों से गुजरने के बाद ही मानसरोवर पहुंचा जा सकता है। हालांकि चीन बीच बीच में नियम बदलता रहा है, साथ ही फीस भी बढ़ाता रहा है। अब अगर चीन फिर से कैलाश मानसरोवर का रूट खोलता है तो बढ़ी हुई फीस और सख्त नियम भी एक मुद्दा हो सकते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में फीस कम करने और नियमों में ढिलाई लाने पर भी चर्चा हो चुकी है। चीन का कहना है यात्रा के दौरान कैलाश के आसपास की घास को नुकसान होता है। यानी 2019 से पहले करीब एक शिव भक्त की कैलाश यात्रा पर करीब 90,000 का खर्च आता था, जो अब यात्रा शुरू होने के बाद 1,60,000 तक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एटमी ग्रहण की रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। दोनों तरफ बारूदी तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया को परमाणु युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। यूक्रेन ने इस युद्ध में पहली बार अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस की धरती पर हमला किया, जिसके बाद से पुतिन बहुत गुस्से में है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों के बाद रूस ने अमेरिका और नेटो को भी अंजाम भुगतने की धमकी दी है। यहां तक कि पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में भी तुरंत बदलाव कर दिया है। इसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों ने परमाणु हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या पुतिन अब न्यूक्लियर अटैक करेंगे? क्या रूस और अमेरिका के बीच परमाणु टक्कर होगी? बड़ा सवाल यह है कि किसके एटम बम में कितनी पावर है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। دو فروند برنده ناشناس نزدیک شونده पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की दहशत है। दुनिया इस बात से बेहद सहमी हुई है कि रूस परमाणु युद्ध छेड़ सकता है। अगले 48 घंटों के अंदर परमाणु हमले को लेकर पुतिन बड़ा कदम उठा सकते हैं। रूस अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है। आशंका है कि रूस ये हमले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से कर सकता है। परमाणु विनाश के खतरे की वजह है अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन का रूसी धरती पर हमला। दरअसल यूक्रेन ने रूस की धरती पर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले किए। रूसी सेना ने भी यूक्रेन के मिसाइल हमले की पुष्टि कर दी। इसके साथ ही रूस ने नाटो को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। रूसी धरती पर अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद ही महायुद्ध की आशंका मंडराने लगी है। यूक्रेन के मिसाइल हमलों के बाद अब पुतिन के पलटवार पर सबकी निगाहें लगी हैं। रूसी धरती पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बरसात के बाद यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि रूस और नाटो के बीच भयंकर जंग की तैयारी हो चुकी है। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? लोगों ने स्टॉकिंग शुरू कर दिया कि न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। एक अलग किस्म का डर अभी पूरी दुनिया में बन गया है, जिसका कि कारण ये भी है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध को 1000 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जो यूक्रेन को नहीं मिली ताकत है, जिसकी वजह से रशिया भी चिंतित है। पुतिन ने अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका और नाटो के साथ महायुद्ध की तैयारी शुरू भी कर दी है।
रूसी गठबंधन वाले देशों ने भी महाविनाश की तैयारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें 10-10 परमाणु वॉरहेड के साथ हमले के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही पुतिन के दोस्त किम के न्यूक्लियर हथियार भी तैयार हैं। उधर ईरान के पास 20 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम तैयार हो चुका है। इन ग्लोबल हलचल का मतलब यह माना जा रहा है कि पुतिन का गठबंधन महासंग्राम के लिए तैयार हो चुका है। इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले। रूसी धरती पर अमेरिका के लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने से पहले ही नाटो देश परमाणु विनाश के खतरे को समझ चुके हैं। परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए यूरोपीय देश भी बहुत टेंशन में है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप के देश महायुद्ध के खतरे को भांपकर अभी से राशन भी जमा करने लगे हैं। ग्लोबल न्यूक्लियर दहशत की बड़ी वजह आपको बताते हैं। पहले अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत दी। इसके बाद रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत को बदला। पुतिन ने परमाणु नीति के एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की परमाणु नीति बदलने के बाद पूरी दुनिया पर एटमी खतरा कई गुना बढ़ गया है। नई एटमी पॉलिसी है, इसके द्वारा क्या रशिया अमेरिका को डरा रहा है? अमेरिका को डरा नहीं रहा है, अमेरिका को एक वार्निंग दे रहे हैं कि आप जिस प्रकार से यूक्रेन की मदद करते जा रहे हैं और उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने की इजाज़त दे रहे हैं तो रशिया किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि न्यूक्लियर थ्रेट उन्होंने पहले भी कई बार दिया है, लेकिन अभी जिस प्रकार से वार्निंग दी है और जिस प्रकार से पॉलिसी में बदलाव आया है उससे अमेरिका भी चिंतित है। यूरोप तो खैर बहुत ज़्यादा चिंतित है। आपको याद दिला दें, पुतिन ने सितंबर में भी कहा था कि अगर रूसी जमीन पर विदेशी हथियारों से हमले हुए तो यह परमाणु युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। अब पुतिन की नई वार्निंग के बाद रूस के परमाणु हमले की दहशत अमेरिका के लिए भी चिंता का बड़ा सबब बन गई है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिका ने कीव में संभावित हवाई हमले के खतरे का हवाला दिया है। कीव में अमेरिकी दूतावास के स्टाफ को कामकाज बंद करने को कहा गया है। यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के लिए अलर्ट रहने को कहा गया है। यूरोप में तो डर फैल गया है कि कहीं रशिया न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। वहाँ पे स्टॉकिंग के ऑर्डर दे दिए गए हैं। लोगों को ड्राई राशन 3 दिन के लिए अपना सफिशिएंट रहने के लिए, सर्दियों के लिए किस प्रकार से अपना सरवाइव करना है, बचाव करना है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक होने से बिजली के सप्लाई बंद हो सकती है। ये सब देखते हुए जो तैयारी चल रही है यूरोप को वो अभूतपूर्व है। एक ये दिखा रहा है कि कितना डर है और किस प्रकार से जो रशिया ने जो पॉलिसी बदली की है उसका असर यूरोप पर और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। क्यूबा संकट के बाद दुनिया पर पहली बार इतना बड़ा न्यूक्लियर खतरा मंडरा रहा है। शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव था। उस समय सोवियत संघ ने क्यूबा में गुप्त रूप से मिसाइलें तैनात की थी। अमेरिकी शहरों पर हमले करने के लिए क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई थी। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच महायुद्ध का खतरा पैदा हो गया था। वही खतरा एक बार फिर सामने दिखने लगा है। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद एक तरफ जहां रूस कीव को भस्म करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर से अमेरिकी विध्वंसक मिसाइलों से हमले करने की धमकी दे दी है। जाहिर है इससे रूस का गुस्सा और भड़क सकता है। जानकारों का मानना है कि रूस अब क्रूज मिसाइलों, ड्रोन, हाइपरसोनिक या अन्य उड़ान वाहनों के टेक ऑफ या लॉन्च होने पर यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यहां तक कि यूक्रेन या उसके सहयोगी देशों के हथियारों के रूसी सीमा पार करने की भनक मिलने पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने मोबाइल बम शेल्टर बनाना शुरू कर दिया है। कब एम शेल्टर एक मजबूत शिपिंग कंटेनर की तरह दिखता है। ये परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली तरंगों और विकिरण समेत अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
कब एम शेल्टर प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों से 48 घंटे तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह सब हलचल दुनिया को एटमी युद्ध के खतरे से डरा रही है। आज की तारीख में दुनिया में कई मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार है। रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 5,889 परमाणु हथियार है। इनमें RS-24 यार्स, टोपोल-M, RS-28 सरमत, R-29 RMU सिनेवा, एवेनगार्ड और बुलावा जैसी खतरनाक मिसाइलें हैं। उधर अमेरिका के पास 5,244 परमाणु हथियार है। इसमें ICBM पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें और एटमी बम वर्षक हैं। अमेरिका के पास B-61-12 एटम बम भी है। इसे सुपर पावर का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। दोनों देशों के पास ऐसे विनाशकारी परमाणु शस्त्र हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह ही तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के पास उससे कम है। अगर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी भी मिला लेते हैं फिर भी रशिया के बराबर नहीं पहुंचते। इतनी संख्या रशिया के पास है। तो दुनिया में आज सबसे बड़ी ताकत, एटमी ताकत है, वो रशिया है। परमाणु तनाव बढ़ने के बाद कई देशों ने युद्ध अलर्ट जारी किया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क की सीमाएं रूस और यूक्रेन से सटी हैं। यूक्रेन पर परमाणु हमले की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इन देशों ने अपने नागरिकों को युद्ध को लेकर आगाह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात भारत के पावर पंच की, बात भारत के उस उड़ान की जिसने नया कीर्तिमान बनाया है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत में छोटे बड़े शहर के लिए सुविधा के अनुसार वक्त पर फ्लाइट मिल सकेगी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीते 10 साल में सिविल एविएशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। कैसे ये संभव हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 10 सालों में उभरते भारत में बदलाव और विकास के जो नए शिखर छुए हैं, उससे भारतीय उड़ानों को भी नई ऊंचाई मिली है। भारत में घरेलू उड़ानों को भी नए पंख लग गए हैं। एविएशन सेक्टर में आए क्रांतिकारी बदलाव की वजह से घरेलू यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के अनुसार बीते रविवार यानी 17 नवंबर को 5 लाख से अधिक यात्रियों ने रिकॉर्ड उड़ान भरी। इसके लिए उस दिन कुल 3,173 फ्लाइट्स ऑपरेट किए गए। उस दिन तमाम डोमेस्टिक कैरियर का ऑक्यूपेंसी लेवल 90% से ज्यादा रहा। बीते रविवार को जो कुछ हुआ है उससे भारतीय एविएशन कंपनियां काफी उत्साहित हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर एक ही दिन में 5 लाख से भी ज्यादा यात्रियों का सफर करना यह भी दिखाता है कि पीएम मोदी ने कुछ समय पहले भारत के एविएशन सेक्टर को पूरी तरह बदलने का जो संकल्प लिया था और आम लोगों के लिए भी हवाई सफर का जो सपना देखा था, वो आज साकार होता दिख रहा है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। महज कुछ बरसों पहले तक आम आदमी के लिए हवाई जहाज में सफर एक सपना था, लेकिन यह सपना अब सपना नहीं रह गया है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि हवाई यात्रा अब ज्यादा लोगों की पहुंच में है। ये उपलब्धि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान जैसी योजनाओं की वजह से भी संभव हो पाई है। उड़ान योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना से देश के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। इसके अलावा देश में एयरपोर्ट्स की तादाद भी काफी बढ़ गई है। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।